नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज सबसे पहले मुद्दा आपके सामने रख देती हूं। आज बात खात्म अल अनबिया की करेंगे, जहां पेंटागन यानी कि ईरान अमेरिका तनाव पर है। दरअसल पिछले 2 महीनों से अधिक समय से जारी ये तनाव अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जिद्दी शासक के जिद का नतीजा आज ये निकल रहा है कि ना तो उसके राज्य की जनता खुश है और ना ही दुनिया में शांति स्थापित हो रही है। दरअसल हम बात यहां अमेरिका और ट्रंप की नीतियों की कर रहे हैं, जिसके जिद्दीपन का आलम अब ये हो गया है अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे समझने के लिए आपको कुछ तथ्यों पर नजर डालना होगा। सबसे पहले हथियारों पर बात करते हैं। 28 फरवरी 2024 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी बमबारी की। 1000 से ज्यादा टॉमहोक क्रूज मिसाइलें, पेट्रियट इंटरसेप्टर और गाइडेड मिसाइल दागी गई। असर क्या हुआ? पेंटागन का एडवांस मिसाइल स्टॉक लगभग अब आधा खाली हो गया है। व्हाइट हाउस को इन खाली पड़े हथियारों के गोदामों को दोबारा भरने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से $80 अरब से कम $100 अरब के भारी भरकम बजट की मांग करनी पड़ी। और इस बीच ईरान जंग का सीधा असर ताइवान की सुरक्षा पर भी पड़ा है, जो पहले से ही चीन के निशाने पर है। दरअसल पेंटागन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ने ताइवान को दी जाने वाली $14 अरब की हथियार सप्लाई पर फिलहाल पॉज लगा दिया है, ब्रेक। इसके पीछे अमेरिका का तर्क है कि उसे यह घातक मिसाइल ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। पहले अपनी लड़ाई लड़ ले, फिर ताइवान की रक्षा कर लेंगे। हालांकि ताइवान के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये चीन को रोकने के लिए इन अमेरिकी हथियारों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन ट्रंप की ओर से उसे झूठी सांत्वना मिली। और इस बीच एक समय था जब खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर का दबदबा रहता था। लेकिन इस भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान के बाद अमेरिका को मजबूरन अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ गई। युद्ध के मैदान में गतिरोध पैदा होने के बाद अमेरिका अपनी नेवी और धीरे धीरे नेवी को पीछे हटाना शुरू कर दिया, सीमित कर दिया, दायरा बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर दिया, ताकि एक अंतहीन युद्ध से बचा जा सके, एसिमेट्रिक वॉर से, गुरिल्ला वॉर से बचा जा सके। इस मजबूरी ने दोनों देशों को पाकिस्तान और ओमान की मध्यस्थता से सीज फायर और डील की मेज पर लाकर खड़ा किया। लेकिन सीज फायर की शर्तों के तहत अमेरिका को अब इकोनॉमिक तौर पर और युद्ध के मोर्चे पर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की बात करें, ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक उसे फ्रीज किए गए एसेट्स, जो करीब $25 अरब या उससे अधिक है, उसको अनलॉक नहीं किया जाता, तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा उसने ट्रंप के सामने साफ साफ शब्दों में कहा है, शर्त रखी है कि जब तक उसे युद्ध में भारी नुकसान की भरपाई और एनरिच्ड यूरेनियम पर लिखित गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक वो अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि जिस युद्ध में अमेरिका के खजाने को भारी भरकम घाटा सहना पड़ रहा है, वो क्या ईरान के हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा? और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, इसी पर आधारित कि आखिर ट्रंप क्या एक भंवर में फंस गए। देखिए, ईरान पर वार, फिर समझौते की क्यों दरकार? ईरान से ट्रंप टकराए, फिर डील पर क्यों आए? ट्रंप का वार बेकार, अमेरिका को हुआ भारी नुकसान।
पहले मिसाइल, फिर मिन्नत, ट्रंप की नीति पर सवाल। युद्ध से समझौते तक आखिर कब होगा ट्रंप का हिसाब? तो रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हालात मिडिल ईस्ट में क्या बने हुए हैं वो भी आपने देखा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। सवाल यह है कि ईरान के साथ जारी इस महासंकट में आखिर ट्रंप के हाथ लगा क्या? सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी, ये जंगी बेड़ा खत्म होने की कगार पर आने की स्थिति, और क्या कुछ हाथ लगा? क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, और क्या बैकलैश डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को झेलना पड़ रहा है? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका मेहमानों से। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही ग्रुप कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार, साथ ही अहमर मस्तखान साहब पत्रकार अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रश्न पहला मैं दीवान सर आप ही से कर लेती हूँ। युद्ध की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया है, न जाने कौन सा एक कमजोर नब्ज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पता कर ली है, क्योंकि ऐसा तो नहीं दुश्मनी अभी की है, सालों सालों से चली आ रही दुश्मनी है। अब एकाएक ऐसा हमला किया गया 28 फरवरी, वो तारीख इतिहास में लिखी जाएगी। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि हमला तो किया लेकिन आंकलन कर नहीं पाए, शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर खाने कुछ बड़ा पकड़ा, ईरान ने कुछ रखा होगा जवाब में देने के लिए। और अभी तस्वीर यह है कि चाहे टोमाहॉक मिसाइल हो, चाहे गाइडेड मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, हर चीज में इस वक्त बैकलैश झेलना पड़ रहा है। और अब तो स्थिति आन पड़ी कि अब पैसे वापस से बजट एलोकेट करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रितु जी। आपने वेनेजुएला की मस्ती में, वेनेजुएला की खुमारी में इन्होंने अटैक कर दिया और ट्रम्प के उस पे, नेतन्याहू के बहकावे पे सऊदी ने भी फोर्स किया इनको। अब 8 अप्रैल को इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया था पहला, 28 फरवरी के बाद। और 28 फरवरी के पहले भी इतने हाई मूड में थे वो, जो बातचीत चल रही थी ईरान के साथ वो भी तोड़ दी इन्होंने, और तोड़ के यहाँ आगे अटैक कर दिया। अटैक के बाद इनकी तो इतनी मिसाइलें, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, टोमाहॉक मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल, सारी उनकी खत्म हो गई। अब उसकी आंकलन है कि 1 से 4 साल लगेगा उसको रिप्लेनिश करने में। तो फंस गए हैं। और 14 मई को फिर गए वहाँ पे चाइना में, कुछ रिस्पांस पॉजिटिव मिला नहीं, रशिया से भी मिला नहीं। और उसी 40 दिन के अंदर अभी जखीरा ईरान ने अपना तो 40% और बढ़ा लिया है। और जो रिपेयर कर लिए अंडरग्राउंड लॉन्चर्स वगैरह उनके, तो उनको भी निकलना है। इन किन प्रकार ने यहाँ से निकलना है कि दुनिया में भी उनकी धज पिट रही है और आवाम भी उनकी, डोमेस्टिक भी इतनी अपोजिशन है, कोई फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या क्या हो रहा है। उनके खुद के सेनेटर्स उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी। अब उन्होंने कुछ और नया से चलाया है जो टॉपिक नहीं है अभी, एंटी वायलेंस फंड। खैर, तो सवाल ये है, पर मेरे को ये लग रहा है रितु जी, इस टाइम अभी जो हो रहा है, अभी तो ये हो रहा है, ऐसा लगता है कि 14 पॉइंट छोड़ दीजिए, जो ईरान ने भी 14 पॉइंट लिख के दिए, अमेरिका ने भी 14 पॉइंट लिख के दिए। मेन मुद्दे मेरी समझ में अगर सुलझ जाए, 2 है। अगर वो सुलझ जाते तो चीज कहीं लाइन पे आ सकती है। पहला मुद्दा होर्मुज खोले तो, और दूसरा मुद्दा ईरान अपनी न्यूक्लियर की जो असेट्स हैं, 440 किलो जो उनके पास यूरेनियम है, वो वापस करे। तो उसमें क्या है, जो मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ईरान अपना वर्चस्व छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया है हम इन मिसाइल से, जो हमारी माइंस हैं, जो हमारे बारूद सुरंगें हैं, वो हटा रहे हैं हम। तो हटाते हटाते तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुरंगें फूट जाती कभी कभी। अभी फौज में हमारे और भी साथी बैठे बताएंगे आपको, तो वो कहेंगे जी हम तो चीज मैंने रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। नहीं नहीं, तो पर मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ। श्याम सर भी आज कनेक्ट है। श्याम सर वेलकम आपका। और प्रश्न आपसे मेरा ये कि अगर सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जंग करनी ही थी, 1000+ टोमाहॉक मिसाइल उन्होंने दागी, ड्रोन्स किए, अनगाइडेड मिसाइल्स ईरान की तरफ भेजी, वो अलग तस्वीर थी।
अगर डील करनी ही थी तो 1000+ टोमॉक मिसाइल्स भेजे क्यों? डील ही कर लेते, बात ही कर लेते। नमस्कार रितु, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, ट्रंप को अगर हम इतनी आसानी से समझ जाएं या अमेरिका को ही हम अगर समझ जाएं तो फिर अमेरिका अमेरिका नहीं रह जाएगा जी। यहां से हम शुरुआत करें कि मिसाइलों के खेप, उनका कॉस्ट एनालिसिस, मोरल, एथिकल, सुपर पावर, दादागिरी क्यों आया गल्फ के पानी में, ये सब प्रश्न एक तरफ और आके क्या कर रहा है ये दूसरी तरफ, और दोनों को बात करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। सिर्फ इतनी बात करते हैं कि वो आके वहां क्या कर रहा है। और आपका प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों, 40 दिनों के बाद, एनिहिलेशन के बाद वॉर बंद क्यों? तो मान के चलिए अमेरिका इस बार गल्फ की पानी में पूरी तैयारी से आया है, और दोबारा मैं कह दूं ये तैयारी ट्रंप की नहीं, बाइडेन और लॉर्ड ऑस्टिन की है, जो 21 से 25 तक की सरकार में थे, जिन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई जिसका नाम है अमेरिका किसी कंट्री में जाके अब ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नहीं लड़ेगा, उनके सफाया नहीं करेगा, कहीं भी जाके रुकेगा नहीं, टैंक तोप कहीं नहीं ले जाएगा, चाहे वो नाटो को फटकारे, नाटो से विड्रॉ करे, चाहे वो कहे कि यूक्रेन से हम सप्लाई बंद करेंगे, अपने आप संभालो, चाहे वो वेनेजुएला से किसी को उठा ले या कल को क्यूबा से उठा ले। इसको कहते हैं मिशन मोड डिप्लॉयमेंट, जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बड़ा परिवर्तन लाया गया है अमेरिका के बाइडेन के द्वारा। ट्रंप उसकी लाइन टोक कर रहे हैं। अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो अगर दूसरा प्रेसिडेंट भी आता तो करीब करीब कुछ ना कुछ जो 4 साल से सेंट्रल कमांड में हो रहा था, जो इजराइल और यूएई का इंटीग्रेशन यूरोपियन कमांड से जंगे सिर्फ धरातल पर थोड़ी लड़ी जाती है। आजकल की तो मॉडर्न वॉरफेयर में हवा से भी लड़ाई होती है, समुद्र में भी लड़ाई होती है, जमीन पर भी होती है, और एक लड़ाई मानसिक रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं वो भी तो है। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है दूर से लड़ना, मिशन के लिए लड़ना और चुप हो जाना। भले आप कहें कि ट्रंप घुटनों पे आ गया, हार गया, ये सब कहानी अलग, ये तरीका है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का। और अगर आप सोचो कि पूरे एयर डिफेंस को सप्रेस करके किसी कंट्री से किसी के राष्ट्रपति को निकाला जा सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू में 100 किलोमीटर जाके पायलट्स को निकाला जा सकता है, तो किसी भी दिन चाहे अमेरिका तो वो माइट रखता है, वो बहुत कुछ ईरान पे कर सकता है, लेकिन कैलिब्रेटेड डेलिब्रेटेड रिस्पॉन्स के साथ जुगलर वेन पकड़ के, देर करके, डिले करके, ब्लॉकेट लगा के, विश्व का ध्यान आकर्षित करके दूसरी तरह की लड़ाई लड़ना चाहता है, ताकि कल को थू थू उतना ना करें लोग जितना ऑलरेडी कर रहे हैं। आप बोलते रहो अमेरिका को कि सुपर दादा आ गया, जबरदस्ती कर दी, ईरान को मार दिया। ईरान हमारा पड़ोसी रहा है, हम उसके साथ संवेदनशील रहते हैं। मैं उसकी बात दुर्व्यवहार से नहीं कह रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज कह रहा हूं। आप देखिए ये MH-60 हेलीकॉप्टर जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये ग्राहम क्लंकन से रात को आके माइंड्स क्लियर कर रहा है। हाँ, ये रोहित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित सर, इसी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ट्रम्प डॉक्ट्रिन कहीं फेल तो नहीं हो गई है? अमेरिका का जो डेटरेंस था वो तो हम देख रहे हैं, ठीक है, काम कर रहा है अपनी पेस के साथ, लेकिन ट्रम्प डॉक्ट्रिन तो फेल हो गई है। आइए मारिए दबादब और खत्म कर दीजिए, सिविलाइजेशंस खत्म कर दीजिए। देखिए, इन्होंने जो ब्लिट्जक्रीग टेक्निक अपनाई थी मदुरो के लिए, उससे इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई। इनको लग रहा था कि हम ईरान को भी फेल दें। ईरान को भी ये बात पता थी, चाइना को भी पता थी, रशिया को भी पता थी। इन्होंने इतने हथियार दे दिए, इतना उसको काउंटर कर दिया कि इनकी ये टेक्निक ईरान में फेल गई। ट्रंप का पहले स्टेटमेंट जो थे वो कि 4 दिन में जीत जाएंगे, 4 महीने हो गए, जीते तो कभी नहीं। तो ट्रंप की हालत ये है कि ट्रंप एक ऐसी वॉर में घुस गए जिसमें वो घुसना नहीं चाहते थे, स्टार्टिंग में तो नहीं घुसना। ये घुसे किस लिए? नेतन्याहू की वजह से। अब नेतन्याहू साहब हैं, वो तो अपना काम कर गए, फंस गए ट्रंप की जो कैबिनेट है वो इस मूड में नहीं। समझ नहीं पाई मैं। नेतन्याहू ने तो वो कह रहा है अभी भी मेरे मंसूबे पूरे नहीं हुए, हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हुआ, हमास अभी ऐसे ही है, हूती अभी ऐसे ही है। कौन सा मिशन कंप्लीट हुआ?
नेतन्याहू लेबनान में घुसना चाहते थे, अंदर तक लेतानी रिवर तक पहुंच गए, वो उनकी काम हो गया। उन्होंने हिजबुल्ला का खात्मा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरे गाजा पे अपना कब्जा बना लिया, पूरे पैलेस्टीन पे अपना कब्जा बना लिया। नेतन्याहू को चाहिए था कि ईरान वीक हो जाए, वो वीक हो गया। ओके अब मिशन ये है, अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो आपके सामने पीस डॉक्यूमेंट आएगा, ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ कागज रह जाएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि इन कंट्रीज ने मेरे ऊपर हमला कराया था, ठीक है। और इन कंट्रीज को पता है कि ईरान भूला नहीं, ये दोबारा फायर होगी। जब तक ईरान में पूरी रिजीम न चेंज हो जाए, तब तक ये झगड़ा रहेगा, ये लड़ाई रहेगी। ईरान जो स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से $1 मिलियन पर शिप की टोल पे बात कर रहा है, वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही है। और हिस्ट्री बताती है कि ऐसा कंट्री रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे अपने हथियार बनाता है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो तो आप कह रहे हैं कुल मिलाकर के एक कड़ी जो थी, एक कमजोर नब्ज नेतन्याहू ने पकड़ी, डोनाल्ड ट्रंप के उस नब्ज के ऊपर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में नचा दिया एक तरह से सुपर पावर को। तो एक चीज होती है जैसे कभी यहूदी टॉपिक, आप जेरेड कुशनर भी यहूदी हैं, नेतन्याहू भी यहूदी। आपको 1996 का वाक्य बता, यही आप गूगल पे सर्च मारिएगा मिलेगा, बल्कि आप इतना लिखेंगे क्लिंटन मीटिंग 1996, वो तभी मिल जाएगा। नेतन्याहू क्लिंटन से मिलने गए, उनके ऑफिस में, ओवल ऑफिस में बात करते गए, बात करके जब बाहर निकले, अपनी कार में बैठ के चले गए, तब बिल क्लिंटन चीखे कि ये आदमी कौन है, मुझसे बात कैसे कर रहा था, तो सुपर पावर ये है या मैं? इस तरीके से तो नेतन्याहू अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करते हैं। तो उन्हें पता है कि यहूदियों पे इकोनॉमी टिकी और यहूदियों का लीडर में। आप आके बात कर लो मुझसे, आपके दामाद भी और उसके क्लिंटन के दामाद भी, दोनों नहीं तो बराबरी है क्या? अभी बराबरी क्या? अमेरिका बहुत बड़ी पावर होगा, लेकिन अमेरिका की जो रीन्स हैं, अमेरिका की जो नसें हैं, वो नेतन्याहू के हाथ में। नेतन्याहू इतने अमीर होंगे नहीं, नेतन्याहू की कंट्री इतना अमीर नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू जानते हैं कि आज से नहीं, पिछले 400 साल से मैं यूरोप को और इस वाइट वर्ल्ड को कंट्रोल कर, और आज भी वो कंट्रोल कर। तो वैसे तो खुर्रम शहर बना रखी है ना ईरान ने, 2000 किलोमीटर तक के लिए रेडी हैं वो। उन्होंने बताया कि इजराइल फर्स्ट टारगेट पर है। अब ये खबर बहुत बहुत ज्यादा आपने इंटरेस्टिंग बता दी है। आई एम डैम श्योर असलम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम साहब एक प्रतिक्रिया इस पर, कह रहे हैं कि भैया इजराइल आया, लड़ाई इजराइल की थी, फंसा कर अमेरिका को चले गए। जी नमस्कार रितु जी, जय हिंद आपको और आपके तमाम मेहमानों को मेरी जानिब से। देखिए, ये दुनिया जानती है कि ये जो जंग हुई है, ये वो जंग है जिसमें कोई गोल और कोई टारगेट मुअय्यन नहीं किया गया था। बगैर किसी गोल के और टारगेट के ईरान पर हमला किया गया। अगर खुद उनसे पूछा जाए अमेरिका के राष्ट्रपति से कि भाई आपने हमला क्यों किया था, तो वो अलग अलग जवाब देते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई उनकी खास नीति नहीं थी इस जंग करने के लिए। और ये बात दुनिया जानती है कि कोई ऐसी दुखती रग नेतन्याहू ने पकड़ रखी है डोनाल्ड ट्रंप की, कि जिसकी वजह से, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ कि जिसकी वजह से वो जो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप वो करते हैं, और उसकी वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। आपके इसी चैनल पर कुछ दिनों पहले की बात है, एक पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने उसको चेक किया तो वो बिल्कुल सही निकली कि ईरान के इंकलाब के फौरन बाद, क्रांति के फौरन बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था, एक कार्रवाई की थी डेल्टा फोर्स के जरिए से, और ये बिल्कुल सही है, उसका नाम था ईगल क्लॉ। ये वाकया जो है ईरान में यज़्द शहर के पास तबस के करीब हुआ था, और वहाँ पर अमेरिकी फौज ने आकर जो है चाहा था कि जैसे इस वक्त वेनेजुएला पे हमला किया था, वैसे इमाम खुमैनी को वो ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर वो नाकाम हुए और बुरी तरह से अमेरिकी फौजी मारे गए। यहाँ से जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दुश्मनी शुरू की, तो उसके बाद ये दुश्मनी मुसलसल जारी रही। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से थोड़ी हुई है दुश्मनी ईरान ने भी तो की है। आपके यहाँ पे तो बाकायदे पोस्टर, स्लोगन्स, नारे, पूरी रिजीम लगी हुई थी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। जी मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ मैडम कि ये
अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद वाला सिस्टम है। डेथ का मतलब मुर्दा नहीं, जो आप अब समझती ये हैं ना, ये हिंदी वाला में। डेथ वाला फिलॉसफी तो नहीं मेरे को समझ आ रही है सर। ये थियोरी अगर है तो स्वागत योग्य है, रितु लेकिन मैडम, आपने सुना हमारी कि भाषा में तो डेथ इजराइल में डेथ ही नारे होता है। लगे। रितु मैडम, आपने तो सुना होगा कि इजराइल में नारे लगे थे, हाँ, डेथ टू अरब, अभी 10 दिन पहले की बात है। हाँ। तो इसका मतलब कि वो लोग भी गलत हैं। इसको आप चेक कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, अभी एक बार 10 दिन पहले इस की पर एक बात है। प्रतिक्रिया तो बनती है। मैं चाहती हूँ हमारे साथ अहमद मस्से खान साहब भी जुड़े हुए हैं। खान साहब, स्वागत आपका। लेकिन ये जो कह रहे हैं असलम साहब, वो कह रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसका मतलब वो है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं, दुनिया समझ रही है। जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। अब ये तो नारे नारे होते हैं रितु जी। मैं इनसे इस बात तक एग्री करता हूँ कि नारे का मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है नारे का जवाब जो है जो टॉमोहॉक मिसाइल्स, इस किस्म से बेदर्दी से बॉम्बिंग, भाई ये नारे दुनिया में लगते हैं, हर जगह लगते हैं। हमारे नहीं तो बलूचिस्तान में हर रोज अगर लगते अगर हैं। डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, आप मान रहे हैं वही वाली मीनिंग? नहीं नहीं, देखें, उस तरीके से नहीं, वो तो गलत बात है। यानी हर एक कौम को, हर एक रियासत को जिंदा रहने का हक है। ये अगर वो उस अंदाजे से कह रहे हैं, देखें ये बात, ये जो रिलीजियस ज्यादा लोग हैं उनके हम आइडिया से मुत्तफिक नहीं हैं। ये जो हमारे भी कुछ लोगों में मुसीबत है कि यहूद और हुनूद, इनके साथ हमारी हमेशा से लड़ाई रहेगी, ये बात सही नहीं है। इससे हम कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं। इंसान इंसान है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो नहीं जो नहीं, भी है। ठीक है, अब मैं मान रही हूँ आप ट्रम्प की नीतियों से ज़्यादा जुड़ते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ईरान ने कुछ किया ही नहीं है। लगे तगे आपने तो ईरान को पूरा क्लीन चिट दे दिया फिर। नहीं, ईरान के देखे, ईरान में तो कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं थी ना जी। ईरान में तो एक मुल्लाओं की हुकूमत थी। मुल्ला तो मैं कहीं पे भी नहीं चाहता हूँ, चाहे मुल्ला पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पर भी हो। देखिए, मुल्लाओं की जहनियत एक थोड़ा सा कम होता है। मुल्ला का मतलब जो है पेस्टर, मुल्ला का मतलब यहूदियों की रहबाय। लेकिन यहूदियों में ये जो जायोनिस्ट हैं, ये कोई मुल्लाओं से कम नहीं है जी। ये जायोनिस्ट मुल्लाओं से कोई 100 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ। इनमें ये है कि भाई यहूदी दूसरों से आला हैं। इनमें ये है कि खुदा ने यहूदियों को चुना हुआ है। ये कौन से नहीं भूषण दीवान सर, इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? और प्रश्न ये भी है कि अगर ये स्थिति ऐसी है जो दिख रही है, वो कह रहे हैं कि नारों का क्या है, नारे तो नारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ग्राउंड तो तैयार किया ना नारों ने ही। नहीं 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 रितु जी, नारे जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, वो कुछ नहीं है। और 48 साल तक तो आपने सैंक्शन लगाया ईरान पे। देखिए 7 अक्टूबर 23 में जो किया हूती ने, हमास ने ईरान की शय से, वो बड़ा भारी हैवानियत का टेररिज्म टैक्स था, एक्ट था। वो अमेरिका ने जो किया 28 फरवरी को, वो भी टेररिस्ट एक्ट था। अमेरिका जो है 900 मिलिट्री बेसेस लेकर दुनिया में बैठा है, ये क्या आरती करने के लिए, टेररिस्ट खेलने के लिए बैठा है? हाँ। ये भी टेररिज्म है। और जहां मर्जी आती है, 70-80 देशों में उन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की है और 34% या 40% सक्सेस हुए हैं। क्यों भाई? हम तुम्हारे को, तुम निग्रोस को ऐसे ट्रीट करते हो, वैसे करते हो। आज भी आपको कहते हैं कि आपके पास ग्रीन कार्ड लेना है तो आप वापस चले जाओ, ये जो भी करते हैं। किसी कंट्री को दूसरी कंट्री में दखल देने का कोई हक नहीं है। आपने इराक, सद्दाम हुसैन बोला हम पेट्रोल ऑयल में नहीं बेचेंगे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया। ताइवान का क्या? नहीं, ताइवान का क्या दीवान सर? फिर ताइवान को तो छोड़ दिया उसके हाल पर, वही तो मैं जलता रहे ताइवान। ये दोगलापन है, दादागिरी है, सेल्फिशनेस एंड टेररिज्म है। हमें चूरन पिलाया जाता है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, हमें चूरन पिलाया जाता है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, पीस, और खुद सबसे ज्यादा तोड़ने वाले हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके। ईरान के अंदर भी इन्होंने अपने पिट्ठू बिठाए हैं, राजा वहां बिठाए हैं। तो ये छोड़ दें। पर यह है कि ना तो ईरान का टेररिस्ट एक्ट माफ है
माफ करने लायक है ना अमेरिका का। तो नो टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट, मेक वन मेक द सेम थिंग राइट नाउ। अब सवाल ये है, आपने ईरान पे अटैक किया, अच्छा आप बैठे तो थे ना बात करने को, तो आपने ओमान में बैठे थे, आप तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे थे, वो आप तोड़ के भाग के आके अटैक कर दिया आपने, दोगलापन। फिर 11 अप्रैल को आप नहीं, इस्लामाबाद मुद्दे में की बात बैठे। ये मुद्दे की बात ये आज का जो मुद्दा है उसमें क्या? अमेरिका को घाटा कितना झेलना पड़ा है। जंग में तो बहुत खुद ही घाटा। फंसे, लेकिन घाटा कैसे झेलना पड़ा। टोमोहॉक मिसाइल 1000 से ऊपर खत्म हो गई हैं, अब वो वापस रेप्लेनिश करने में, वापस मैन्युफैक्चर करने में 1 से कितना 4 वक्त साल लगेगा? लगेंगे, 1 से 4 साल। हाँ। कई पैसा भी गया, पैसा भी गया और इज्जत भी गई अमेरिका की। और जिस टाइप से बिहेवियर कर रहे हैं दुनिया के साथ, सारी दुनिया को त्रासदी में डाला इन्होंने। बीच में ये भी खुद की अवाम को भी डाला। जो $6 पर गैलन हो गया है वहां पे तेल, डबल 3 महीने में, सबको बर्बादी। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो उन्होंने काम किया है। और वो ना उनको माया नहीं मिल तो रही पर है, विपरीत बुद्धि थी या फिर लाई गई है इजराइल द्वारा? नेतन्याहू ने तो नहीं दे दी विपरीत भाई, बुद्धि। ऐसा है ना, अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, लाई गई क्या होता है? आप अगर आंख बंद कर बैठे तो कोई ठाकुर साहब कौवा कान ले गया, आप भागना शुरू कर दिया। और इजराइल के साथ सऊदी भी, सऊदी में ईरान कमजोर करो, शिया सुन्नी का कमजोर, आ गए वो, आ गए क्यों आ गए? वो सोचा हम तो दादा हैं, कुछ भी कर लेंगे विदाउट। भाई उन्होंने कुर्दों को पैसे दिए हैं, कुर्द को पता होगा, हमारे ईरान से भाई बैठे, बलूच साहब बैठे हैं, भाई तुम अंदर से खुराफात करो। बलूच ने कहा है कि तुम तो हमें कुर्दिस्तान बनाने के लिए तो 40 साल से कह रहे हो, आज तक तुमने बनाया नहीं, भगोड़े हो तुम, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो पैसा लेके, मशीन गन लेके उन्होंने अटैक अमेरिका पे किया, ईरान पे नहीं किया। अंदर खाने जो गड़बड़ी कर रहे। भाई आप कब तक गलत व्यवहार रखोगे और दुनिया में दादा बने फिरोगे? अब ताइवान, आप कहा ना अभी, तो ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा लिए तो फिर ही रहे ना। अब एक पुलिसिंग नहीं, खुद की जेब भरने को ताइवान को छोड़ दिया उन्होंने। कोई पुलिसिंग नहीं है, किसी के दोस्त नहीं है। अभी आए हुए अपने उनके रूबियो आए हुए हैं, वो कलकत्ता गए हैं, नई ईस्ट इंडिया कंपनी सेट करने आए हो तुम, कौन हो भाई? और तुम दुनिया के रजीम बदलोगे? नो नो नो, ईरान कांट हैव न्यूक्लियर। अरे नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कुछ नहीं किया, ईरान के पास 40 से 60 न्यूक्लियर वेपन है, कुछ नहीं किया। एनईपी वो एनपीटी का मेंबर नहीं है। तो दोगलापन खत्म होना चाहिए। एनपीटी का मेंबर तो ईरान वैसे भी नहीं है, अमेरिका कौन सा है? अमेरिका एनपीटी का मेंबर है, रशिया है, इंडिया है और इजराइल नहीं मैं है। कह रही हूँ अगर जेसीपीओ से खुद का नाम हटा सकता है, एनपीटी अगर है भी तो भी तस्वीर डिफिकल्ट नहीं हो जाती है? नहीं, एनपीटी में क्या लिखा है? नंबर 2 पॉइंट लिखा है कि जो न्यूक्लियर आर्म पावर्स हैं वो अंडर सॉल्ट का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन एक्ट, जो गोरबाचोव और उसने रीगन ने की थी, वी विल रिड्यूस योर न्यूक्लियर स्टॉकपाइल। अरे वो टेस्ट करना शुरू कर दिया दोबारा उन्होंने। क्यों? चीन बढ़ा रहा है, ये तो बहानेबाजी है। तो वो एनपीटी कहाँ मान रहे हैं? और ईरान तो सिग्नेटरी है, तभी तो आईएई उनको कर रही थी, और वही अभी आप मांग रहे हैं। और मैं आपको एक और बताऊं, छोटी सी बात, ये हो जाएगा, देख लेना आप, ये संधि होने की लग रही है। नहीं, ये आपने जो फैक्ट रखा कि अमेरिका है वो चाहता है एनपीटी के नाम पर डंडा चलाए, लेकिन एनपीटी पे तो खुद ईरान नहीं है ना, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। है मैडम, एनपीटी सिग्नेटरी है ईरान। विड्रॉ कर लिया ना सर? नहीं, विड्रॉ कर लिया तो ये तो विड्रॉ करना तो गलत काम है ना, यही तो है। आप जब फंस गए तो विड्रॉ। और दूसरी बात, एक छोटी हो सकता है वो पॉइंट टेक्निकल, देखो टेक्निकल को पॉइंट मान नहीं रहा। अभी ये जो 440 किलो जो रिच यूरेनियम है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, पहले भी रशिया ने रखा है उनका यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम। अभी भी इस पे संधि होगी, जो मैं पिछली वाइट में कहना चाह रहा था। एक तो हॉर्मुज खुलेगी और उसपे कुछ ना कुछ पैसा लेगा। नहीं तो आपने कहा कि विड्रॉ करना भी गलत है, असलम साहब से जान लेते हैं। असलम साहब, एनपीटी से विड्रॉ क्यों किया है ईरान ने? जी देखिए, एनपीटी का ईरान मेंबर पहले भी था और आज भी है, और हमारे जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मेंबर्स में से अभी ईरान नहीं है, पार्ट है, मैं लेकिन आपको बता जो देती विड्रॉ हूँ किया है मैडम, वो टेम्परेरी तौर पे जो है ईरान ने विड्रॉ किया है। ईरान का कहना यह है कि एआईए का जो हेड था वो हमारी जासूसी जो है वो अमेरिका को कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईरान का इल्जाम है जो ईरान ने ये कहा था। इसलिए जब तक जंग है उस वक्त तक वो एनपीटी के साथ नहीं है, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि जंग रुक जाएगी तो उसके बाद जो है हमारी तरफ से पूरी आज़ादी होगी और ये लोग आकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देखें कि हम एटम बम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ईरान ने ये बात पहले भी कही थी और आज भी कही है। आपका कहना ऋतु मैडम बिल्कुल सही है
कि वक्ती तौर पर अभी ईरान जो है एनपीटी का मेंबर नहीं है, लेकिन परमानेंट जो है उसने विड्रॉ नहीं किया है। ये हो सकता है, ये टेक्निकल पॉइंट हो सकता है। हाँ, दीवान सर कुछ जवाब दे रहे हैं। ईरान, मौलाना साहब पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। ईरान कहे नहीं, मैं एनपीटी में नहीं जुड़ूंगा, पहले तुम भी उसकी कंडीशन को मानो। क्या? आर्म्स लिमिटेशन, वो तो वहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग को शुरू करने वाला है ट्रम्प। ये दादागिरी खत्म करो। हमें ईरान ने जो टेररिज्म किया 7 अक्टूबर 23 को, वो माफ करने लायक नहीं। पर आप जो ईरान ने इस दूसरे टेररिज्म को देखो जी, हम इलेक्शन होते हैं इंडिया में, कहते हैं वोट किसको दें, एक सांपनाथ एक नागनाथ, ऐसे ही है। तो हाँ, उसको यूएसए को दिखाया ताकि रूल ऑफ लॉ बने, एक नया यूएनओ बने, हम जैसी कंट्री में कुछ बात कर पाए, दादा जिसकी लाठी उसकी भैंस ना चले। एक अलग गुट कह रहे हैं आपके, एक अलग गुट बन जाए, वो बन जाए। और दूसरा, एनपीटी में तुम मानते हो, तुम आर्म्स लिमिटेशन नहीं कर रहे हो। सॉल्ट का जो रशिया के साथ था मैडम, वो 2 साल पहले रिन्यू होना था। राइट। ट्रंप ने कहा हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो एनपीटी में तुम कहां मान रहे हो? तुम तो कह रहे नहीं हम तो ज्यादा ठीक, एक प्रश्न श्याम सर से। श्याम सर, ये ऐसा नहीं लगता मिडिल ईस्ट में खुद को उलझा के ताइवान का जो मुद्दा था, ताइवान फ्रंट से नजर ही फेर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसे कमजोर कर दिया है? थोड़ा अलग आकलन है मेरा। कई लोग या शायद ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये गल्फ की लड़ाई में इजराइल ने अमेरिका को लाया है। मैं कहता हूं कि ये बात झूठी है और ऐसा नहीं है। इसके बैकग्राउंड में जाने से ऐसा नहीं लगता। और आपको मैं फिलहाल कह दूं कि इजराइल को गल्फ के कोई टारगेट नहीं दिए गए हैं। इजराइल को सिर्फ तेहरान और मिडिल ईरान और कैप्सियन सी के टारगेट दिए गए हैं। जितनी भी मीटिंग उसने 48 से ज्यादा सेंट्रल कमांड में की है, उनके जो शिप्स भी आए एक्सरसाइज करने के लिए, उनको कॉशन किया गया है। और जब भी पारस पे अटैक एक बार किया इजराइल ने, तो ट्रंप ने उसे रिप्रिमांड किया, इधर मत मारना, अपनी जगह संभालो, एनिलेशन का जो तुम्हारा मतलब है वो करो, जिस तरह से तुम आए हो ईरान से लड़ने, रोग स्टेट हिजबुल्लाह हुती के लिए लड़ रहे हो तुम ईरान से, वो सब करो, इधर मत आना, ये मेरा इलाका है, मैं इधर किस कारण से आया हूं ये उसे मालूम है। और जीसीसी के 6 सदस्यों को पूरी तरह से पहलू में ले रखा है अमेरिका ने। कम से कम मैं 50 बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्यों, कैसे और लॉजिकल रीजनिंग्स के साथ। क्योंकि कोई भी स्टेट अपनी सोवरेन अटैक्स के ऊपर लगातार चुप बैठना और सिर्फ पर अभी मुद्दे की बात ये श्याम सर, चर्चा इस बाबत हो रही है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति थी ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अमेरिका ग्रेट हो रहा है, अमेरिका फर्स्ट हो रहा है, या अमेरिका स्ट्रक हो रहा है, स्टक इन दिस वॉर? जी, ये टेम्पररी बात हम कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट की माने और उनके सीआईए की नीति की माने, व्हाइट हाउस लड़ाई लड़ता है, प्रेसिडेंट नहीं लड़ते। ये सीआईए डिसाइड करता है किस कंट्री में कहां जाना है। फिर तो फेलियर है ये। फेल्यूर हम कह सकते हैं, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में देखना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी हमें आकलन करना सही नहीं होगा। वो बार बार इसलिए डील के ऊपर जा रहे हैं कि वो एनर्जी सिक्योरिटी को एक तरह से अफेक्ट करके रोकना चाहते हैं, वर्ल्ड का ध्यान स्टैग्नेट करना चाहते हैं, और फिर से वो अपनी बात जो करना चाहते हैं, जो नीति उनकी है, वो सब करेंगे। वो पेंटागन में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों के सहयोग से सब हो रहा है। आपको भले ग्रीन रूम की बातें ना समझ में, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। नहीं, ठीक है, ताइवान के लिए बड़ा डोनाल्ड ट्रंप पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। रोहित सर, ताइवान अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है क्या, या उसकी इंपॉर्टेंस अभी ईरान वॉर से ज्यादा नहीं है, प्रायोरिटी सेट है? ईरान वॉर में अमेरिका खुद फंसा हुआ है, वहां से बाहर निकलना चाह रहा है, राइट, चारों ओर से कोलैप्स हो गया है, इसलिए उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ताइवान उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ताइवान से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को कर्टेल करने के लिए ताइवान सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। तो ताइवान के लिए रहेगा, ताइवान के लिए उसने बहुत कुछ किया है आज भी। और ताइवान एक चाबी रखता है, जो चाबी किसी के पास नहीं है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, उसे कहते हैं चिप्स। तो वो चिप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ताइवान है, जो कि वो चाहता है कि वो चाइना के पास टेक्नोलॉजी ना जाए, हमारे पास है, और हम ही उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो वो ताइवान से कभी बाहर नहीं निकलेगा, ये मुझसे लिंक बात रख लीजिए। लेकिन जहां तक बात अमेरिका की, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था पिछली बार, कि आप ये बोला जाता है कि इंडिया की जो मीडिया है वो फ्री नहीं है, गोदी मीडिया है, बहुत सारी चीजें बोली जाती है।
यहाँ पे अडानी और अंबानी को डिस्कस किया जाता है, चैनल्स पे किया जाता है, हर जगह किया जाता है, कुछ कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ खिलाफ बोलते हैं, सारी बातें। क्या आपने किसी अमेरिकन चैनल को या न्यूज़पेपर को रोथस्चाइल्ड के खिलाफ आर्टिकल लिखते देखा है? एक को भी? या इस यहूदी लॉबी के खिलाफ देखा है? नहीं। क्यों नहीं? क्या उनका मीडिया फ्री नहीं? वो नॉर्वे वाले जो जो अपने आप को बता रहे थे फ्रीएस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड, वो मुझे दिखा दे रोथस्चाइल्ड के खिलाफ आर्टिकल कितने लिखे। फ्रीएस्ट मीडिया तो है, चलो मैं मान लेता हूँ। तो ये चीजें, अमेरिका इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी ताइवान का इशू, अभी जो आपने पूछा, वो ताइवान का इशू अभी सबको पता है कि ताइवान पे अटैक नहीं हुआ। तो ताइवान का इशू स्पेसिफिकली उठाया जाता है टाइम टू टाइम। अभी वर्ल्ड मीडिया बिजी है ईरान। जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तो ताइवान से के साथ से भी, पड़ोस से भी एक प्लेन निकल जाएगा, चाइनीज प्लेन निकल। तो वही कहानी है। ये लोग सेल्फ ईरान के मेड ऊपर से अपना डिस्ट्रक्शन है फोकस ना नहीं फिर तो हटाना अमेरिका चाहते। के लिए। आपने कहा चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, लेकिन सेल्फ मेड ही तो है ये अमेरिका का। ताइवान का इशू सेल्फ मेड से ज्यादा मैं नहीं, ईरान बोलूंगा के इश्यूज, मैं ईरान के इश्यूज ईरान का इशू जो है वो सेल्फ मेड भी है। और कुछ हालात, एक्चुअली मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देखिए ना। मार्को रूबियो ने ये बोला था स्टार्ट होते ही कि अगर हमारे एलाइज किसी वॉर में जाते हैं तो हमें घुसना पड़ेगा। ये मार्को रूबियो जो आज अभी इंडिया में बैठे हैं, उनका स्टेटमेंट था। और वो हमारे एलाइज अगर घुस रहे हैं तो हमें घुसना पड़ेगा। साफ बोला कि हमारा एलाई इसराइल घुस रहा था इसलिए हम घुसे हैं उसमें। तब कहीं पे उसने ये नहीं बोला कि हमारे लिए खतरा है। मैडम ने रिजाइन किया अभी तुलसी गाबार्ड ने। कांग्रेसनल स्टेटमेंट में, कांग्रेस के अंदर हियरिंग थी, कांग्रेसनल स्टेटमेंट इन्होंने दिया है मैडम ने कि जी। खान साहब का रुख कर लेते जल्दी से, कोई नहीं, बाद में। हाँ प्लीज प्लीज कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप उसको डिनाई कर रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस चीफ बोल रही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, आप डिनाई कर रहे हो। अटैक भी इसी बात पे कर रहे हो कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस चीफ क्यों बोल रही थी, वो भी कांग्रेस को? अब आपकी स्टेटमेंट जो पब्लिक में है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है, उस पर ऑफिशियली यही तो ऑफिशियल कागजों वाला ही खेल तो चल रहा है अभी। खान साहब, आपको क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए, उनकी नीति फेल हो गई है, या सीआईए और पेंटागन की ये फेलियर है? देखें जी, पहले बात तो मैं अर्ज करूं और मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। प्लीज। हाँ। देखें, ये अमेरिका में मैं इस बात से एग्री करता हूं, अमेरिका में ज़ायनिस्ट लॉबी का बहुत ज़्यादा होल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर एक मोहतरमा है मिरियम एडल्सन, वो उनकी कैसीनोज हैं लास वेगस में। वो ट्रंप की बहुत बड़ी कैंपेन कंट्रीब्यूटर हैं और रिपब्लिकन्स की बहुत बड़े चंदा वो देती है। वो एक तरीके से मलकाए अमेरिका हैं मिरियम एडल्सन। और इसी तरीके से वो बिल्कुल ही ज़्यादा जो इज़राइल के इंटरेस्ट में काम करती हैं, उनको अमेरिकन इंटरेस्ट से ज़्यादा इज़राइल के इंटरेस्ट करीब है उनके लिए। इसी तरीके से अमेरिका के जो सेनेट में बहुत सारे सेनेटर हैं जो कि इज़राइल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अब ये जो बातचीत हो रही थी, ये जो ट्रंप साहब कर रहे थे, इसमें बहुत सारे ममालिक के लोग शामिल थे। वो चाह रहे थे कि ये जंग बंद हो। देखें, इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये जंग जारी रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तमाम बहुत सारे मुल्कों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से ट्रंप को खुद भी मालूम है, अमेरिका में लोग इसके बहुत खिलाफ हो चुके हैं। यहाँ पे मैं गैस डलाने जाता हूँ, $65 लग जाते हैं। नहीं, मेरी क्यूरियोसिटी भी है जानना। खान साहब, आप अमेरिका में हैं, वहाँ रोजाना हमले हो रहे हैं। अभी आज ताज़ा तस्वीर आई व्हाइट हाउस के बाद गोलीबारी की। ये सब भी आपको लग रहा है कि ये सेल्फ प्लान्ड है, या इन सब मुद्दों पर घिर गए हैं तो कुछ ऐसा करिए जो नजरों से हटाइए मीडिया के और लोगों के, दुनिया के? रितु जी, ये देखें, ये तो कल का वाकया जो हुआ था, ये तो एक शख्स था नौजवान जिसकी जहनी कैफियत सही नहीं था, उन्होंने जाके कुछ कर लिया। अब इसमें मैं खामखा में यहाँ वहाँ की ज़्यादा बढ़ा के बात करूँ तो अच्छी बात नहीं है। वो जहनी तौर पे थोड़ा सा ही वॉज नॉट नॉर्मल वो, और उसको हथियार मिल गए। यहाँ पे हथियार बहुत आराम से मिल जाता है, उसने जाके फायरिंग कर दी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ का देखे,
सेनेटर ट्रेड क्रूज ने मुखालिफत की इस समझौते की, सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुखालिफत की, सेनेटर रॉजर विकर जो सेनेट आर्म फोर्सेस कमेटी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल कमेटी आर्म फोर्सेस की है, क्योंकि आर्म फोर्सेस का आपको मालूम है बजट कितना है इनका, तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेनेटर हैं। इन सब ने मुखालिफत की कि नहीं भाई आप ये ना करें, आप ये जंग जारी कर रखें, ये रिजीम चेंज करें। भाई ये नहीं हो सकता है, ट्रंप को मालूम है कि ये नहीं होगा। और ट्रंप पहले जो है वॉर के हामी नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू ने इनको बेवकूफ बना के घसीट लिया। और ये जाके वहां पर इनको भी बड़ा शौक है कि भाई अब ये स्ट्रेट का नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप हो जाएगा और हमें तेल मिलेगा और अभी बहुत तो हम मजे करेंगे। झंडे अमेरिकी झंडे लगा करके ईरान के ऊपर ये भी बता दिया गया है कि दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। दीवान साहब, ये थोड़ा सा मुझे हैरत अंगेज लगता है और इस पर थोड़ी सी हंसी भी छूटती है और थोड़ा सा इसमें पन भी नजर आता है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया गया, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट बताया गया, हमने तस्वीरों का जिक्र किया। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, रोजाना ट्रूथ सोशल भरा पड़ा है ऐसे ही बयानों से, ऐसे ही पोस्ट से। मैं इससे इतर एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या ट्रंप और ट्रंप का पूरा प्रशासन ईरान मुद्दे पर कंफ्यूज्ड स्टेट में है? क्योंकि इवांका ट्रंप को देखिए आप, उन पर हमला होने वाला था। होटल हिल्टन देखिए, अभी कल हमला हुआ व्हाइट हाउस के बाहर, खुद तो कैद हैं और दावे इतनी बड़ी बड़ी। देखिए मैं बताऊं आपको रितु जी, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। कैप्टन श्याम कुमार की बात को, उनके पीछे कोई एम कर रहे हैं। वो एम तो हर कोई करता है, वॉर गेमिंग भी करता है, हार जाता है। हिटलर भी हार गया, अटैक किया यूके पे, छोड़ के रशिया में चला गया, मारा गया, तो गलती की इन्होंने, वो छोड़ दीजिए। इनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डिस्कस हम ना ही करें, वो मतलब नहीं है, क्योंकि तो करने रुकने वाले नहीं। पर मैं बड़ा भारी प्रॉब्लम देख रहा हूं, कितने टॉप आर्मी ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेस ऑफिसर इन्होंने डिस्चार्ज किए हैं वॉर के दौरान, कोई करता है? और मैं जो देख रहा हूं, इन्होंने अपने जो नंबर 2 लेवल है, जो आप देख रहे हैं ना, आज अटैक हुआ, बिल्कुल जहनी तौर से बीमार था आदमी, उसका नाम है नसीर बेस्ट, वो मैरीलैंड में रहता है, मैरीलैंड नेक्स्ट टू वाशिंगटन, जानते होंगे अपने खान साहब। तो वो क्या है, उसको जून 25 में उसने काम किया था, जुलाई 25 में भी काम किया साल पहले, और अभी उसने जो किया है आज काम, उसको गोली मार दी। इसको छोड़िए, जब वो WCMD था, वो व्हाइट हाउस WHC डिनर, व्हाइट हाउस वो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, भाई उसको तो पकड़ लिया था आपने, कैलिफोर्निया वाला, उसको पकड़ लिया था कैलिफोर्निया को उसने। आपने नहीं, थोड़ा सा रूट सवाल हो सकता है मेरा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तेहरान ने क्या अमेरिका के मिसाइल सिस्टम को, मिसाइल पावर को बार्गेनिंग तौर पर एक तरह से खरीद तो नहीं लिया है कि बार्गेन करते रहिए, कभी ताइवान के मुद्दे पर बार्गेन कीजिए, कभी डील करने के लिए बार्गेन कीजिए? आई एम श्योर ये थोड़ा रूड है, लेकिन आप मुझे इस पर जवाब चाहिए। अच्छा पूछा आपने। नहीं, वो अमेरिका तो ईरान खरीद सकता है ऐसा नहीं है। ईरान ने तो मारा, थप्पड़ मारे उनको, उससे हिल गए वो इतनी। भाई देखिए, ड्रोन आ रहा है $10,000 का, आप यू आर किलिंग ए फ्लाई विद हेलीकॉप्टर, और उसको आप, मतलब मैं सोच रहा था 40 लाख की कार मारुति आ रही है आप पे अटैक, और आप 15 करोड़ की लोमजिनी से अटैक कर रहे हैं। ये हुआ है, खत्म हो गया उसके सारे जखीरा खत्म हो गया है। वो बिना सोचे वो खुमारी में, और पहले दिन से जो सोच रहे हैं हम तो इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको पता नहीं हिस्ट्री में क्या है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका का हुआ है, जहां ग्राउंड फोर्स उतारे मारे जाएंगे, नहीं उतारेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, बुश थे और पूरे नेटो थी, इराक पे अटैक किया, 2 साल तक प्लानिंग चली, मल्टीनेशनल फोर्स थी, ये इनको पता नहीं ट्रंप साहब को कि ये नहीं हुआ है। एक मैं बता दूं बात आपको, जो भी बात हो, ये देखना, इम्पीच किसी बात पे हो ना हो, इस बात पे इम्पीच जरूर होंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके इन्होंने बड़े कई $बिलियन पैसे बनाए हैं इन्होंने। ये तो अंदर खाने खबर भी थी और इसके आरोप कई बार लग भी चुके हैं। दीवान सर, श्याम सर से इसी पर जान लेती हूँ। श्याम सर, ये बात तो एक है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, इसको लेकर के हमने बाकायदा एक शो भी किया था,
उसमें बाकायदे तस्वीर दिखाई गई थी कि उन तमाम पूंजीपतियों को, उन व्यापारियों को, उन कंपनीज को पूरे स्टॉक की डिटेल्स, शेयर मार्केट की डिटेल्स, कब क्या बयान देना है, कब वो ग्रेजुअली राइज करेगा, वो तमाम तस्वीर हमने देखी थी। श्याम सर, लेकिन क्या पेंटागन की जो नीति है वो डिप्लोमेसी की चेयर पर कमजोर पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे कई बातें ईरान के लिए भी वाजिबी कह रहे हैं लोग। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं कि ईरान के केस में अमेरिका को यह था कि गल्फ का जो पानी था वो कई दिनों से सुलग रहा था। मैं आपको बताता हूं, 25 से ज्यादा एम्फीबियस लैंडिंग का बड़ा एक्सरसाइज किया ईरान ने 2023 से 25 के बीच में। उसके अनमैन्ड बोट लगातार गल्फ के पानी में तबाही मचा रहे थे और बहरीन को, कतार को, यूएई को सबसे ज्यादा खतरा था। ये चल रहा था, इस पर कोई मीडिया तब तो नहीं बोल रहा था, तब हम यूक्रेन पे भिड़े हुए थे। तो गल्फ की कंट्री को जो प्रॉब्लम हो रही है, ईरान के जो अमेरिका उनके साथ कई दिनों से वहां है, अब क्यों है, मोरालिटी उसको एक बार छोड़ देते हैं। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब हम खर्च नहीं करेंगे, वो सारी बातें नहीं करेंगे। फिर से मैं बता दूं, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट क्या होती है? एपिक फ्यूरी फेल हो गया आपके हिसाब से क्या? यस और नो, एपिक फ्यूरी इज अ फेलियर। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मिशन बीट मतलब क्विक डिप्लॉयमेंट करके निकल के और स्लो वॉर करेंगे। आप ये 1.88 अरब खर्च पर दिन दिखा रहे हो, ये वारशिप्स का खर्चा अगर अगले 40 दिन तक भी वारशिप वहां रहे या अगर पैसिफिक में चले जाए, खर्चा वही रहेगा। तो फेल हो गया ना फिर तो फेल हो गया एपिक फ्यूरी। जी नहीं, ये स्लो ब्लीडिंग है, ये स्लो ब्लीडिंग है। अच्छा। आपको ईरान को आज न कर समझना पड़ेगा कि वो करे तो क्या करे। उसको हो सकता है ट्रिगर करने पड़े, वो खुद अटैक कर दे, ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने कतार पे अटैक किया था पिछले जून में। नहीं, और तब फिर उस बीच में 60 दिन वाली अवधि आ जाती है, प्रेशर आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप पर, उसका नाम बदलने के लिए बात हो रही थी। अब ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या आता है और बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो क्या वो उनके जहन में वो 1000 टॉमहॉक मिसाइल आएंगे जिन्हें मार दिया गया, जिसका कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ? और क्या सपनों में भी वो डिफेंस की स्ट्रेटजी आएगी कि ईरान पर जो मारा, जो हमला किया, वो भी बेबुनियाद साबित हुआ? आप सभी के जुड़ने के लिए शुक्रिया, कीमती वक्त देने के लिए सभी का शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।